सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बिल्कुल आम तौर पर बजट सरकार की झोली भरने के लिए होता है, लेकिन ये बजट आम लोगों का पॉकेट भरने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री का यह दावा, वित्त मंत्री का यह ऐलान, ये आम लोगों को कितनी राहत दे पाएगा और आम लोगों को राहत मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था की जरूरतों को कितना पूरा कर पाएगा। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे विशेष मेहमान क्रिसिल के डीके जोशी, सुनील सुब्रमण्यम जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अनिल पद्मनाभन जुड़ेंगे जो कि फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं और हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी जुड़ेंगे और इंडिया फाउंडेशन के शौर्य डोभाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ही देर में। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। और जैसा कि आपने शो के शुरुआत में देखा कि प्रधानमंत्री का यह बयान कि इससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों की झोली भरी जाए। डीके जोशी साहब, शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगा कि जब बजट से पहले आपसे चर्चा हो रही थी तो जो सारे कंसर्न या फिर कहे चैलेंजेस आपने बताए थे इकोनॉमी को, उन चुनौतियों को दूर करने में ये बजट कितना सफल होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, बजट के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और ये जो इस समय एनवायरनमेंट था उसमें ग्लोबल जो रिस्क है वो बढ़ चुका था। डोमेस्टिक इकोनॉमी थोड़ा जितना एक्सपेक्टेड था उससे धीमी रेट पे थी और तो इसमें इस समय फिस्कल लीवर दबाने की आवश्यकता हो जाती है और सरकार ने लीवर सही जगह पे दबाया है, वो प्राइवेट कंजम्पशन की तरफ, क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन काफी अनइवन थी। तो उन्होंने मिडिल क्लास को जो रिलीफ दिया है उसका असर आपको सेविंग्स और कंजम्पशन दोनों में ही पॉजिटिव दिखाई देगा। तो एक तो ये बात है कि कंजम्पशन को आप बढ़ावा देंगे तो कंजम्पशन को बढ़ावा होगा तो कुछ कंपनियां जैसे एफएमसीजी हैं या टू व्हीलर्स, ड्यूरेबल्स, इनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, जिनमें थोड़ा कम वो नरमी दिखाई दे रही थी। तो एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि जो सरकार का जो स्ट्रैटेजी रही है पैंडेमिक के बाद वो ये रही है कि इन्वेस्टमेंट को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए और उन्होंने काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्चा किया था, उसको नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता थी। तो अब जो इस साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 10% पे उसकी ग्रोथ रखी गई है, जो कि नॉमिनल जीडीपी के बराबर है। पिछले कुछ सालों में ये जीडीपी से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल स्पेंडिंग को नॉर्मलाइज किया है। साथ में अब ये भी आवश्यक हो जाता था कि प्राइवेट सेक्टर को बैटन दिया जाए।
तो अब उन्होंने रेगुलेटरी रिफॉर्म्स वगैरह के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने की कोशिश की है इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कितना जल्दी प्राइवेट सेक्टर उनका रुझान इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ता है, क्योंकि थोड़ा मदद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से मिलेगी जो डिमांड से पूरी होगी। तो कुल मिला के आई थिंक इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं बजट में, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सब करते हुए भी उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को 4.4% पे रखा है। वो एक बहुत आवश्यक इसलिए था क्योंकि डेफिसिट कंट्रोल के कई पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं। एक तो आपका बॉन्ड डील्स में उसका असर दिखाई देगा, जो कर्जा सरकार उठाती है वो अब सस्ते रेट पे उठा पाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी को भी सपोर्ट मिलेगी क्योंकि फिस्कल बजट ज्यादा एक्सपेंशनरी नहीं है, तो वो उनको ईजिंग करने में उससे मदद मिलेगी। तो आई थिंक ओवरऑल एक तरह से ये ग्रोथ को जो है ये करीब 6.5% के आसपास 25-26 में रखेगा, जो कि ओवरऑल एनवायरनमेंट जो ग्लोबली प्ले आउट हो रहा है उसके हिसाब से ये फिर भी काफी रिस्पेक्टेबल ग्रोथ होगा। पर काफी सारी चीजें जो बजट में अनाउंस की हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है। गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 सालों में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो अपना बजट बनाया था वो नहीं खर्च कर पाए उतना, खासकर 2024-25 में 8% कम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी जो उन्होंने कमिट किया है इसको किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से प्रोजेक्ट्स को रेडी किया जाए ताकि वो कंप्लीट हो सकें, कॉस्ट और टाइम ओवररन कम हो। तो कई सारी चीजें एक्स्ट्रा बजटरी हैं जिनको करना बहुत आवश्यक है ताकि जो पूरा लाभ इसका इकोनॉमी को मिल सके। बिल्कुल। शौर्य डोभाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य डोभाल साहब, ये जो अभी डीके जोशी साहब कह रहे थे, एक बड़ा चैलेंज है। आपने कैपेक्स पिछले करंट फाइनेंशियल ईयर की बढ़ाया भी था लेकिन उसको लागू नहीं कर पाए थे। तो पूरा इकोनॉमिक साइकिल कैसे जाएगा, इस पे काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि बजट में जो अनाउंसमेंट किए गए हैं उसको किस तरह से लागू किए जाएं। इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा आगे, लेकिन ये मिडिल क्लास को जो राहत देने की कोशिश की गई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? गुड इवनिंग, थैंक यू मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। देखिए, जो ये आपने सवाल पूछा कि मिडिल क्लास को जो ये बूस्ट दिया गया है, मैं इसको इस तरह देख रहा हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है विच वाज नीडेड एट दिस टाइम इन द इकोनॉमी। हमको अपने कंज्यूमर्स को ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम देनी है कि वो एक्चुअली स्पेंड करें। और जैसे कि मुझसे पहले वाले स्पीकर भी बोल रहे थे कि ये एक वर्चुअस साइकिल होती है। एक बार कंज्यूमर स्पेंडिंग शुरू होगी, दिस विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द कैपेक्स साइकिल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने ये एक रिस्क लिया है कि कंज्यूमर सेक्टर को पुश करने के लिए इंडिया की मिडिल क्लास और गरीब क्लास को ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम दी है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि ओवर द कमिंग ईयर्स वी विल सी कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे। इसका स्पिन ऑफ इफेक्ट बहुत पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। निरंजन हीरानंदानी साहब, ये आप पहले भी कई बार हमारे शो में खुद चर्चा कर चुके हैं कि लोगों के पास, खासतौर से मिडिल क्लास के पास इतना खर्चा नहीं है कोई जम के खर्च कर सके। अब तो उनके पास पैसा आएगा तो उम्मीद करें कि वो कंजम्पशन में तब्दील होगा। नक्की होगा। ये एक बहुत बड़ी बात रही कि जो बैलेंस बजट किए फिर भी इतनी राहत मिडिल क्लास को दी है। ये एक टारगेट है कि मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसे रहेंगे, उनकी परचेसिंग ज्यादा होगा, क्योंकि लास्ट 6 महीने में आप देखेंगे कि ओवरऑल जो रिटेल सेल थी वो कम हो रही थी। तो ये मिडिल क्लास के सेक्टर को राहत जो देगी है, उसके हिसाब से मैं समझता हूं कि कुछ यहाँ बढ़ोतरी नक्की हो जाएगी। और ज्यादा भी जो सरप्लसेस उनके पास सेविंग होंगे तो मेरे अंदाज से काफी अलग अलग क्षेत्र में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक मार्केट में करेंगे, घरों में खरीद का करेंगे, EMI दे देंगे। तो मेरे अंदाज से ये इसकी मल्टीप्लायर जो इफेक्ट है, मोदी जी ने जो कहा कि इसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो बहुत बड़ी बात है। रहे बात अपने इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, मेरे अंदाज से इसको जो अर्बन एरियाज में बताए हैं, जो फंड इन्होंने क्रिएट किया है, अर्बन चैलेंज फंड, मेरे अंदाज से इसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि ये सेंट्रल की कंट्रीब्यूशन है, उसमें स्टेट्स के भी कंट्रीब्यूशन जुड़ जाएंगी और काफी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस भी बॉन्ड्स रेज करके और भी करेंगे। तो मेरे अंदाज से ये 1 लाख जो
करोड़ है वो ओवरऑल बन के 2 के 3 लाख करोड़ भी बन सकते हैं। वो स्टेट्स और लोकल कॉरपोरेशन और अथॉरिटी इसमें बढ़ाएंगे तो बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। और मेन मुख्य मैं समझता हूं वो स्वामी फंड है। स्वामी फंड जितने भी प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे वो टोटल एस्टिमेट हमने किया था कि 3.5 लाख करोड़ हैं, उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सब क्लियर हो गए हैं। तो अभी भी 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। नेशनल कैपिटल रीजन में सबसे ज्यादा अटके हुए हैं, दूसरे भी एरियाज में अटके हुए हैं। तो मेरे अंदाज से स्वामी फंड 2.0 जो किया है वो भी काफी राहत दे सकती है और अल्टीमेटली ये मकान कंप्लीट हो जाएंगे तो ये बाकी के पैसे बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, लोगों को घर मिल जाएगा। तो ये सब जो बताए हैं, ये जो इंसेंटिव्स दिए हैं अलग अलग टाइप के अलग अलग सेक्टर में, उसके हिसाब से मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी ज्यादा हो सकता है। और भी उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में और भी देंगे, क्योंकि ओवरऑल हमें जो 6.2% जीडीपी ग्रोथ है मेरे अंदाज से ये बहुत ही कम है। हमें टारगेट मिनिमम रखना है कि शुड बी एटलीस्ट अबव 8%। विकसित भारत की टारगेट प्राइम मिनिस्टर की पहुंचने के लिए ये 6.2 6.4 से 8% से ज्यादा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो अभी हालात है, अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं, उसके हिसाब से जो इन्होंने जीडीपी का टारगेट लिया है, मुझे लगता है उसको अचीव करने के लिए कुछ एक कदम उठाए गए हैं। लेकिन एक बात तो है, जो आपने हमारे शो में ही पिछले दिनों 2 से 3 शो में जो मुद्दे उठाए थे, लगता है कि आपकी आवाज वित्त मंत्री तक पहुंची भी, और हाउसिंग सेक्टर और अर्बन सेक्टर का आपने काफी ज्यादा जोर दिया था, उस तरफ कई कदम यहाँ पे उठाए गए हैं। अनिल पद्मनाभन जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? इस बजट में जो कहते हैं इकोनॉमिस्ट वाला जो फील होता है वो कम दिख रहा है, पॉपुलिस्ट फील काफी दिख रहा है, और ऐसे समय में जो वैसी कोई पॉलिटिकल मजबूरी तो थी नहीं कि इतना पॉपुलिस्ट आपको बनाना है। क्या सोच रही होगी सरकार की? लक्ष्मण जी, मेरा अंडरस्टैंडिंग इस बजट का बिल्कुल उल्टा है। ये एक बहुत इकोनॉमिस्ट व्यू पॉइंट है इस बजट में। इन्होंने जो नीति बदला है ये बहुत ही अहम कदम उठाया है। आप प्रधानमंत्री के बात को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि देश का एक्सचेकर भरने का मतलब प्लान नहीं था, लेकिन पब्लिक के झोले में पैसा डालने का था। तो आप पहले की नीतियां देखेंगे, जो आर्थिक नीतियां हैं, वो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, रेवेन्यू मतलब कितना बढ़ाए ताकि हम सोशल वेलफेयर कर सके। अब पिछले 4 साल से इन्होंने एक फिस्कल नीति अपनाई जिसमें इन्होंने सरकार के खर्चे एक तरीके से नॉर्मलाइज कर दिए और इनके जो इनकमिंग रेवेन्यूज हैं उससे उसको स्टेबलाइज कर दिया। उसका उन्होंने इस बजट में बहुत बड़ा फायदा उठाया और एक तरीके से डायरेक्शनल चेंज का सिग्नल किया है कि पहले क्या होता था, ये रेवेन्यू जनरेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता था बजट का, अब वो नहीं है। वो आपको शायद मालूम होगा, पिछले साल ये नोबेल प्राइज जो 3 लोगों को, इकोनॉमिस्ट को मिला, उनका कहना था कि ये जो नीति है जो रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने का, ये एक अंग्रेज़ों के ज़माने का कॉलोनियल नीति है और ये हमने भारत ने आज़ादी के बाद बदला नहीं और वही नीति लेके हम पिछले 75 साल चले। ये प्रधानमंत्री की आप बात सुनेंगे और वित्त मंत्री के जो निर्णय हमने देखे, इससे साफ नजर आ रहा है एक फंडामेंटल चेंज है इस बजट में और ये बहुत ही अहम बात है। तो मेरे हिसाब से ये एक आर्थिक डिसीजन है, पॉपुलिस्ट नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा कहा, फंडामेंटल चेंज है। ये जो फंडामेंटल चेंज है, आपको लगता है कि अब सरकार ने मूल रूप से मान लिया है कि हमें इस फंडामेंटल चेंज वाला जो पाथ आप बता रहे हैं कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन पे ध्यान नहीं देना है, लोगों के हाथ में पैसे देने पर ध्यान देना है, फिर अपने आप रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। तो ये एक अब सरकार का शिफ्ट, पॉलिसी शिफ्ट है जो आने वाले दिनों में दिख सकता है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये इस शिफ्ट का नतीजा ये है कि फोकस अब ग्रोथ है। मतलब पहले सोचो, हमारे इकोनॉमी का साइज 1 ट्रिलियन था, आज करीब 4 ट्रिलियन के पास पहुंच गया है। तो जब इतना बड़ा हो जाता है आर्थिक स्थिति, इसमें और लोगों का
मतलब इसमें एक फायदा हो सकता है, जो कि हम अंग्रेजी में कहते हैं इनसाइड लुकिंग आउटसाइड। आप सोचिए, एक उदाहरण मैं देता हूँ। पिछले 10 साल में 450 मतलब 45 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट मिले। तो ये पहले आउटसाइड थे सिस्टम में, अब इनसाइड हो गए। जब हमारे जो आर्थिक मतलब स्टेटस है देश का, अब 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग फॉर्मल इकोनॉमी में आए हैं, इनको भी इसमें फायदे मिलेंगे। आप मुद्रा लोन लीजिए, यूपीआई लीजिए, जो भी हिसाब लीजिए, ये लोग अब इसमें बेनिफिशियरी हैं। और आप इसमें और एक और पीछे हटके देखिए, इस बजट में प्राइमरी फोकस एसएमई का है, मतलब लघु उद्योग। और इसमें ये हमारे देश का इंजन है, और वित्त मंत्री ने खास करके जो एसएमईज का रोल है इस देश की आर्थिक स्थिति में, उनको माना है, उनको बोला है कि ये प्राइमरी है, ये डायनामो है, ये हमारे जो बड़े जो पूंजीपति हैं, इनसे ज्यादा निवेश करते हैं, इनसे ज्यादा नौकरियां पाते हैं। ये 40% एक्सपोर्ट्स जो है ये लघु एसएमई से आते हैं। तो ये सब अब सिस्टम में आएंगे, तो जैसी मतलब हमारी आर्थिक स्थिति उभरेगी, जैसे 4 ट्रिलियन हो, 5 ट्रिलियन हो, 7 ट्रिलियन हो, 10 ट्रिलियन हो, उसमें और लोगों के फायदे होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री की बात ध्यान से सुनिए। बिल्कुल। जो लोगों का झोला भर रहे हैं, तो ये सरकार का खजाना, बिल्कुल। मतलब जो एक्सचेकर भी भर रहे हैं। इसी को लेकर के मैं तो जाना चाह रहा था सुनील सुब्रमण्यम साहब के पास, लेकिन चूंकि आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डिबेट यहाँ पे जनरेट किया है, मैं उस पे डीके जोशी साहब आपका कमेंट चाहूंगा। इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि एक पॉलिसी शिफ्ट दिख रहा है कि पहले सरकारी खजाने को भरो और फिर उस खजाने से सोशल वेलफेयर स्कीम चलाओ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकारी खजाने को मत भरो, लोगों के हाथ में पैसे डालो, पैसे डालोगे ग्रोथ होगा और लोग एम्पावर होंगे। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जो फ्री रेवड़ी वाला जो कल्चर था, उसको धीरे धीरे सरकार डिस्करेज करेगी और लोगों के हाथ में पैसे देकर के उनको खुद एम्पावर करेगी? इस शिफ्ट को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो सपोर्ट दिया है प्राइवेट कंजम्पशन की तरफ, ये बहुत ज्यादा नहीं है बाय द वे। आई थिंक अगर आप प्राइवेट कंजम्पशन का साइज देखें तो पर इंक्रीमेंटली आई थिंक, क्योंकि इस कैटेगरी में लोगों को तकलीफ ज्यादा थी, तो ये बहुत आवश्यक था, और इसका पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट, जैसा कि अनिल जी बता रहे थे, ये बिल्कुल पड़ेगा। और जो वर्चुअस साइकिल है, उसको आपको किक ऑफ करने के लिए आपको साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तब जाके ये वर्चुअस साइकिल शुरू होगा। और अभी प्राइवेट सेक्टर का जो एटीट्यूड है, वो थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा सा रुक रहे हैं, पूरी तरह से एनिमल स्पिरिट्स नहीं आ रही हैं। तो अगर ये रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और ये कंजम्पशन बूस्ट के साथ वो एक साइकिल शुरू होता है, तो उसका एक सस्टेनेबल असर दिखाई देगा। अभी फिलहाल ये डेफिनेटली आई थिंक कंजम्पशन को सपोर्ट करेगा कुछ सेगमेंट्स। हालांकि इसमें आपने जो कहा, एक और बड़े इंटरेस्टिंग से चीज एफएम ने कहा है कि जो रेगुलेटर हैं, रेगुलेटर खासतौर से फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर, वो जो भी रेगुलेशन निकालते हैं उसका असेसमेंट किया जाएगा, एफएसडीसी के तहत एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। अपने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, मुझे लगता है अगर मैकेनिज्म आता है तो बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे बदलेंगी, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा था कि एमएफआई सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है ज्यादा टाइट रेगुलेशन की वजह से। सुनील सुब्रमण्यम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लोगों के हाथ में पैसा दिया जाता है, तो ये पैसा लोग खर्च करेंगे, इसकी गारंटी कितनी होती है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है तो लोग हो सकता है कि फ्यूचर सिक्योर करना चाहें, सेविंग करना चाहें, कोविड से निकल कर लोग आए हैं, अभी भी यादें ताजा हैं, तो कंजम्पशन को पुश मिलेगा, इसको लेकर कितना आप लोग आशान्वित है? या फिर सब जगह बढ़ जाएगा, कुछ कंजम्पशन पे जाएगा, कुछ सेविंग पे जाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट पे जाएगा? देखिए, लोगों की जो खर्चा की बात होती है, एक होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दूसरा होता है कंज्यूमर सेंटिमेंट, यानी मेरी फ्यूचर के बारे में मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं तो मैं खर्चा करूंगा, नहीं हूं तो मैं कैश में सेविंग्स में करूंगा। तो आज की माहौल में देखें तो क्या हुआ है, पोस्ट कोविड का इम्पैक्ट आपको स्टडी करना है कि क्या हुआ है कि जो इनकम हमारी $2,300 या $2,200 के करीब पर कैपिटा जीडीपी थी कोविड के टाइम में, आज वो 3,000 के करीब आई है। मगर ये जो बढ़त हुई है इनकम में, उसमें बहुत बड़ा फासला है। जो अमीर हैं वो और अमीर बन चुके हैं, और जो
गरीब या लोअर मिडिल क्लास में है उनकी भी इनकम थोड़ी बड़ी है, मगर वो एक रिलेटिव बेसिस पे वहीं के वहीं खड़े हैं। और इसीलिए आपको के शेप्ड रिकवरी अभी तक तो दिख रही थी कंजम्पशन में, वो क्योंकि जो अमीर है उनके पास पैसा बहुत है तो खर्चा कर रहे हैं, उनकी आउटलुक भी फ्यूचर के लिए अच्छी है। पर आम जनता में क्या हुआ कि एक ये बात हुई, दूसरी हुई इन्फ्लेशन, महंगाई की बढ़त के कारण उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, राइट। तो अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने अपने हाथ में दिया है, तो अगर इन्फ्लेशन नहीं घटती है तो ये उसी चीज को स्टेबल मेंटेन करने में ही जाएगी, करेक्ट। तो अगर इन्फ्लेशन घटती है और उनकी इनकम बढ़ती है तो वो खर्चे के बारे में सोचेंगे, खर्चे के बारे में नहीं सोचेंगे तो सेविंग्स में जाएगी। अब वित्त मंत्री ने ये क्यों रिस्क लिया है कि कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, तो टैक्स की बात मेरे फेलो पैनलिस्ट ने की, बट एक बात आप याद रखिए, गवर्नमेंट को पर्सनल इनकम टैक्स में 85% लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं वो ये 12 लाख के नीचे है, तो उनके लिए काम बहुत कम हो गया अभी, नंबर ऑफ रिटर्न्स टू प्रोसेस, क्योंकि नील इनकम वाले होंगे तो वो काम इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताया आपने। हाँ, वो एक काम कम हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अब ये देखिए कि जनधन योजना की बात उठाई, जनधन योजना के साथ यूपीआई के कारण आज कोई भी जीएसटी से बच नहीं रहा है। हर नागरिक इंडिया में टैक्स जीएसटी के जरिए दे रहा है, गवर्नमेंट की झोली वहां से भर रही है। तो ये पर्सनल इनकम टैक्स लगा के करने की जरूरत नहीं, कम हो गई है, क्योंकि इवन एक वेजिटेबल वेंडर उसके यूपीआई अकाउंट में चेन्नई में है, खबर आई कि 40 लाख उसके यूपीआई के जरिए उसके इनकम में आई और जीएसटी वाले पहुंच गए उसके दरवाजे पर कि क्या हुआ, आपने टैक्स नहीं भरा। तो अब टैक्स के नेट के अंदर कोई बच नहीं सकता, खाली ये पर्सनल इनकम टैक्स में जो किया है। तो इसका इंपॉर्टेंस है सेंटिमेंट के ऊपर, हर नागरिक फील करता है अरे मोदी जी ने मेरे लिए इतना कर दिया, तो ये सेंटिमेंट का पॉजिटिव टर्न बिगेस्ट फैक्टर है। क्योंकि अनाउंस करना है 7 से 7.5 नहीं किया, 7 से 12 किया, करना है तो ढंग से कीजिए ना, देना है तो छप्पड़ फाड़ के दीजिए। तो वो जो एक मेगा स्टेटमेंट उन्होंने किया ना, वो बहुत बड़ी बात है। और ये जो कह रहे थे मेरे फेलो पैनलिस्ट की ये बदलाव है, ये बदलाव जरूरत थी, यानी गवर्नमेंट की सोच। मैं 2 मिनट दूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैंने आवाज अड्डा में कई बार ये पॉपुलिज्म की ओर ये बजट जाना चाहिए, मैं बार मैं कहता रहा था, चिल्ला रहा था आपके पास, आपको याद होगा क्यों, क्योंकि देखिए क्या हो, गवर्नमेंट बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा है कि आपकी आवाज हीरानंदानी जी की आवाज जो बार आते थे प्री बजट आवाज अड्डा में, वो लगता है वित्त मंत्री तक पहुंच गई, इसीलिए आप लोगों की बातों को बड़ा गंभीरता से लिया गया है। आप बात कंप्लीट करिए। नहीं, इसका मैं क्या एक लॉजिकल प्रोसेस में बताता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। 10 साल से कैपेक्स में खर्चा किया गवर्नमेंट ने, 10 साल से कैपेक्स में खर्चा करने के बाद फिर भी हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.5 के ऊपर अटक गई है, नंबर 1। सेकंड चीज, ये रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट ये सब बनाने से वोट नहीं हासिल हुए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनको उम्मीद से कम वोट मिली। तब सोच निकली कि भैया हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, अरे सबके वोट नहीं मिल रहे हमें। तो इसीलिए, और यहाँ पार्ट की शुरुआत हुई कर्नाटक इलेक्शन से, जब कांग्रेस और वो जो जेडीयू तब साथ में थे, सब फ्री में बांटा उन्होंने इलेक्शन के पहले प्रोमिसेस में, महिलाओं को कंप्लीट फ्री बस ट्रैवल ये सब। तो वहां इलेक्शन हार गए बीजेपी, और उसके बाद नेशनल इलेक्शन भी उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। तो फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में उन्होंने लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश स्टेट में भी लाडली बहन करके अभी समझे कि लोगों के झोली को थोड़ा भरना है तभी हमें वोट मिलेंगे। तो ये उनको बहुत एक कठिन जो शिक्षा मिली है, एक बात उन्होंने सीखा है कि ये करना चाहिए। अब बात उठती है कि वो करने में क्या होता है कि एक फिस्कल डेफिसिट, ये इसमें सुनील जी थोड़ा सा बीच में रोकूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहता है, मैं फिर आपके पास आऊंगा। लेकिन आपने एक पक्ष बताया इसके पीछे, लेकिन आपने एक और बात कही जो हर बार बजट के बाद हम लोग सरकार से पूछते थे कि जब भी आप इनकम टैक्स में राहत देते हैं ना तो बड़ी कंजूसी करते हैं, बड़ा ही ब्यूरोक्रेटिक तरीका अपनाते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा कहा, देना तो छप्पड़ फाड़ के दीजिए ना, छोटा मोटा 10,000 20,000 क्या देना, सीधा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दीजिए। तो ये एक सेंटिमेंट को बूस्ट करेगा। शौर्य डोभाल साहब, ये सेंटिमेंट को बूस्ट करने में कितना कामयाब होगा? एक्चुअल में भले ही कम हो, जो डीके जोशी साहब कह भी रहे थे, लेकिन सेंटिमेंट को पुश करने में कितना होगा? आपका अनुभव क्या कहता है?
देखिए, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इस डिबेट से थोड़ा सा मतभेद है, बिकॉज मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से इसीलिए तो डिबेट किया जाता है, मतभेद है तो रखिए। बहुत ही जो ये कि पिछले 10 साल से एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत सरकार इस इकोनॉमी का डायरेक्शन, इसकी दिशा और दशा बदल रही है बाय प्लेसिंग वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक्स इन प्लेस। उन सब ब्लॉक्स का समय समय पर राइट टाइम, मतलब उस ब्लॉक का राइट टाइम आता है तब उसको प्लेस किया जाता है। पहले जब 2014 में हमने ये इकोनॉमी इनहेरिट करी थी तो इस इकोनॉमी की पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ये टैटर्स में थी। तो हमको पहले कुछ एलिमेंट्स डालने थे जिसके जो इस का फाउंडेशन ले कर सकते कि आगे चल के ग्रोथ कैसी होगी। उसमें ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर एक था, मैन्युफैक्चरिंग पे पुश था, आत्मनिर्भर भारत था, कई सारे थे, इंक्लूडिंग जो आपने बात करी हाफ अ बिलियन लोगों को ये जनधन योजना और डिजिटाइजेशन के अंदर लाना। तो मेन 3 पिलर थे कि आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। अब हमने पिछले 9-10 साल में इसका काफी हद तक फाउंडेशन ले कर दिया है। नाउ दिस पुट्स द गवर्नमेंट इन अ वेरी गुड पोजीशन टू स्टार्ट पुटिंग ऑन टॉप ऑफ दैट द डिस्क्रिशनरी स्पेंड इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, और जो इस बजट में आया। तो मुझे आपको ये देखना चाहिए कि ये जो बजट, ये जो हर बजट है, अगर हम एक्चुअली पिछले 10 साल के बजट्स को एनालाइज करें, आप एक सर्टेन पैटर्न देखेंगे जिससे हम, जैसे किसी ने शुरू में कहा था, हम बजट मेकिंग प्रोसेस की पूरी डायरेक्शन बदल रहे हैं। बजट मेकिंग वाज नॉट अबाउट, जैसे आपने कहा, कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पीपल। It was really about making it an instrument of or a tool of growth, जहां ग्रोथ अपने में एक वर्चुअस साइकिल हो, जहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट कंजम्पशन हो, और फिर गवर्नमेंट जगह जगह पे स्ट्रेटेजिकली इनपुट्स करे डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड द स्टेट ऑफ प्ले। ऑब्वियसली ना डेमोक्रेटिक सेटअप, जैसे किसी ने कहा कि हमको इलेक्शन भी लड़ना होता है और कंपीटिंग पार्टीज के साथ वेलफेयरिज्म भी करना होता है, लेकिन उन सबको बैलेंस में रखते हुए लॉन्ग टर्म डायरेक्शन इंडियन इकोनॉमी की रखे कि जैसे हम अब 1 से 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी आए और 4 से 40 की तरफ जा रहे हैं, हमको एक फ्रेमवर्क चाहिए। और एंड क्रेडिटेबल टू द गवर्नमेंट कि पिछले 10 साल में इसने गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली इस डायरेक्शन में काम किया है, और उसका बेनिफिट हम आज देख रहे हैं, उसका और पार्ट बेनिफिट हम आज देख रहे हैं, जहां गवर्नमेंट बड़े बड़े डिसीजंस ले पा रही है। और जैसे आपने कहा, छोटा मोटा ये नहीं कि 10,000 यहां बढ़ा दिया, मतलब सिर्फ जैसे कहते हैं ना, बैलेंसिंग ऑफ बुक्स नहीं कर रही है गवर्नमेंट। एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ इज एबल टू टेक बोल्ड डिसीजंस ऑन द बैक ऑफ द बिग कंसिस्टेंट डिसीजंस इट हैज टेकन ओवर द लास्ट 10 years. So that's how I look at it. बिल्कुल बिल्कुल। हीरानंदानी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, चूंकि मैं आपके एक जो आपने पिछले आवाज अड्डा में कहा था हमारे शो में, उसको मैं कई जगह कोट भी किया और बताया कि किस तरह के का कंजम्पशन में डिस्ट्रेस है, कि पहली बार 40 साल के करियर में आपने कहा था कि हमने पहली बार देखा कि अफोर्डेबल हाउसिंग का ग्रोथ कम हो गया है, निगेटिव में चला गया है। तो ये अपने बड़ा ही अलार्मिंग था, जो इसको मैंने काफी गंभीरता से अध्ययन भी किया। आपको लगता है कि ये बजट इस तरह के जो नकारात्मकता थी कंजम्पशन में, या फिर एंट्री लेवल सेगमेंट में लोगों को कंजम्पशन के लेवल पे, उसको कुछ हद तक एड्रेस कर रहा होगा? ये लक्ष्मण जी, 2 बातें हैं। जो पहली बात है, तो उन्होंने जो मिडिल क्लास की पॉकेट्स बढ़े हैं वो तो सही हो गया है, और मेरे अंदाज से ये स्टार्टिंग पॉइंट सही है। लेकिन सेकंड पॉइंट अभी तक एड्रेस नहीं हुआ है, वो आरबीआई के हाथ में। मेरे अंदाज से जो इंटरेस्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में स्पेशली, उनकी ये 8.5% 9% के जो ब्याज से वो लोग को हाउसिंग लोन मिल रहा है, वो नहीं पोसाता। तो मेरे अंदाज से यहाँ आरबीआई को कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट के अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में। तो सरकार ने तो कर दी, अभी आरबीआई का एक काम है कि इसमें कर दिया जाए। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि जॉब प्रोफाइल में हम देख रहे हैं कि हाउसिंग के क्षेत्र में हमारे पास जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट है। हम सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है मार्केट में।
हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। 71 मिलियन का हमारे पास नौकरी करते हैं, लेकिन हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स हैं 13 लाख करोड़, 13 मिलियन वर्कर्स हैं। तो मीन्स हमारे पास बहुत ही शॉर्ट वर्कर्स है, और 2030 के अंदर हमको 100 मिलियन वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी और 33 मिलियन हमें स्किल वर्कर्स की जरूरत है। तो ये एक फोकस बाकी रहा है। मैं समझता हूं कि जितना भी उन्होंने स्किल वर्कर्स के बारे में ऐलान किया है वो काफी कम है, और जब तक ये नहीं करेंगे तो हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उसको नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मिडिल क्लास की बात है वो बहुत काफी पूरा हो गया है। अभी ये जॉबलेस के बारे में हमें कुछ सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज आपने बताई हीरानंदानी साहब, कि जो आप लोगों को मैन पावर की दिक्कत है, लोग मिल नहीं पाते हैं, स्किल्ड लोग नहीं मिल पाते हैं। ऐसा ही शो मैं 1-2 दिन पहले कर रहा था, तो वहां पे एक एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधि आए थे। वो कह रहे थे कि हम लोग तो बोर्ड लगा करके बैठे हैं, कोई आ जाए हमारे पास जॉब कर ले, लेकिन कोई जॉब करने को आदमी मिल नहीं रहा है। अनिल पद्मनाभन साहब, ये कैसा गैप है? एक तरफ बेरोजगारी की बात की जा रही है, एक तरफ लोग ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। इस चैलेंज को एड्रेस करता हुआ बजट दिख रहा है क्या? क्योंकि स्किलिंग पर तो ऐसे पिछले कई सालों से फोकस रहा है। लक्ष्मण जी, बजट सिर्फ कोशिश कर सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि एक लेगेसी डेफिसिट है। आप सोचिए, इस बजट में ही वित्त मंत्री का एक ऐलान था कि 2019 में जो हर घर जल का प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो अब जाके 50% हमारे रूरल गांवों में हर घर में 50%, मतलब हर हाउस एक से अभी भी एक, मतलब 1/, इसको कैसे बोले, मतलब 50% लोगों के हाउस होल्ड्स में डायरेक्ट पानी नहीं आता है। तो ये ऐसी लेगेसी डेफिसिट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा 45 करोड़ लोगों को अभी बैंक अकाउंट मिला। तो ऐसे अगर हम बढ़ाते रहें तो एक डेफिसिट है। अब इस डेफिसिट को आप भूल जाएंगे और सोचेंगे स्किल डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली बढ़ेगा। अभी खुश खबर ये है कि एसर जो ग्लोबल एजुकेशन स्टडी है, अभी हाल में उसका नतीजे आए और उसमें बड़ा साफ आया है कि, मतलब कोइंसिडेंस है या जो भी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आया है तब से बड़ी तरक्की हुई है हमारे एसर रिपोर्ट में। मतलब यूपी जैसे एक स्टेट में भी हमने ये बहुत फर्क नजर आ रहा है। तो ये जो बदलाव आप चाहते हैं वो मतलब तेज गति से हम चाहते हैं, बट तेज गति से कभी आता नहीं है। मतलब जैसे चेंज जो होता है हर बार स्लो ही होता है। हाँ, और मैं आखिरी में एक और बात मतलब वापस जाना चाहता हूँ जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं पूरी बात कर नहीं सका, कि ये हमें याद रखना चाहिए जो प्रधानमंत्री ने जो कहा कि सरकार का खजाना भरना नहीं बट पब्लिक का खजाना, पब्लिक का झोला भरना है। तो उसमें इस कंजम्पशन जब आप बढ़ाओगे, हमारे देश में समस्या क्या है? कंजम्पशन है और निवेश का प्रॉब्लम है। तो कंजम्पशन का प्रॉब्लम एक तरीके से उन्होंने एक मतलब नज दिया है। अब निवेश का जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जो उन्होंने वित्त मंत्री ने कहा कि सारे रेगुलेशंस का रिव्यू हो रहा है, और फिर जो डीक्रिमिनलाइजेशन जो किया है, तो और दूसरी तरफ से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के और कदम उठाए, इन सबको जोड़ोगे तो निवेश भी बढ़ेगा। जब कंजम्पशन और निवेश बढ़ेगा तो देश का ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो सरकार का खजाना देश के ग्रोथ के बढ़ने से बढ़ेगा। ये बहुत फर्क है। मतलब यही मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, इस नीति में और पहले की नीति में बहुत बड़ा आपके सवाल अंतर पे है। मैंने डीके जो बहुत फर्क, बिल्कुल इसी सवाल को लेकर मैं डीके जोशी साहब का कमेंट भी लिया था। डीके जोशी साहब, मैं एक दूसरे मुद्दे पर ले जाना चाहता हूं इस डिबेट को, कि वित्त मंत्री का ये बयान कि जो फाइनेंशियल रेगुलेशन होते हैं, सब्सिडरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसका जमीन पर क्या असर पड़ता है उसका हम असेसमेंट करेंगे, इसका एक मैकेनिज्म बनाएंगे एफएसडीसी के तहत। ये जो बयान है या सरकार का ये डिसीजन क्या इशारा करता है? क्या ये इस तरफ तो इशारा नहीं करता है कि पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने एमएफआई के लिए, एनबीएफसी के लिए जो स्टेप्स लिए थे, जिसकी वजह से निचले लेवल पे क्रेडिट आउटफ्लो कम हो गया था, उस तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ये कदम उठाना चाहती है? देखिए, इस पे तो मैं कह नहीं पाऊंगा कि किस लिए ये स्टेटमेंट दी गई, बट इन जनरल आई थिंक जो किसी भी चीज को मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है, तो ये रेगुलेशंस को मॉनिटर करना भी एक मतलब सही चीज है।
तो उससे आपको पता चलेगा अगर कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है। आई थिंक मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। तो ये क्या आपको लगता है कि जो रेगुलेटर होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, उनके ऊपर एक चेक लगाने का मैकेनिज्म होगा? चूंकि होगा तो एफएसडीसी के तहत, जहां सारे रेगुलेटर बैठते हैं। नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं। आई थिंक चलिए ठीक है, आपको इसके बारे में पता नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब, एक जो चैलेंज बार बार दिखाया जा रहा था कि 3 इवेंट थे जिसको डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा एरा, डोनाल्ड ट्रंप 2.0, दूसरा था बजट, और तीसरा है रिजर्व बैंक की पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रंप तो आए, अब उनकी पॉलिसी का असर यहां पर दिख रहा है। बजट जब पेश हो रहा था तो एक चैलेंज ये भी दिखाया जा रहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय चैलेंजेस हैं उसमें से डोनाल्ड ट्रंप का आना भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि टैरिफ को लेकर आशंका जताई जा रही थी। इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को किस हद तक बजट दूर कर रहा है? मेरे ख्याल में ये इसमें बजट ने कोई ट्रम्पोनॉमिक्स के खिलाफ अभी तक बहुत जल्दी है, क्योंकि ये सोचिए कि अभी तक इंडिया के खिलाफ कोई सैंक्शंस, कुछ टैरिफ नहीं अनाउंस हुए हैं। सेकंड, मोदी जी और ट्रम्प जी की बात हो गई है और उन्होंने इनवाइट किया है मोदी जी को फरवरी में अमेरिका आने के लिए। उसके अलावा क्वाड में जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है, उसकी मीटिंग भी इंडिया में हो रही है। शायद ट्रम्प भी इंडिया आ सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में इंडिया को समझदारी से पॉलिटिकल कम इकोनॉमिक डिसीजन लेना होगा, जिसका बजट से मेरे बहुत जल्दी है, ये बहुत नजदीक है इवेंट, तो उसके लिए काउंटर करने के लिए बजट में मेरे ख्याल में खाली जो भी आप देख रहे हैं एमएसएमई और स्किलिंग के बारे में जो बात हुई है, वो सब अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इंडिया का है मैन्युफैक्चरिंग शेयर को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसे इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि चीन अगले 10 देशों को कुल मिलाकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग शेयर है। तो ये ट्रम्प ने जो भी टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया, उससे हमारी जो फायदा हम उठा सकते हैं उसके ऊपर कोशिश करने के लिए ये स्किल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लेवल इंडिया और चाइना में इकोनॉमिक सर्वे में एक और बात कही गई थी, वो ये कि आपको अपना जिस स्ट्रांग पिच है उस पे आप बैटिंग करिए, जो आप जहां मजबूत हैं उसको आगे बढ़ाइए। एग्रीकल्चर पर ग्रोथ बढ़ाने की बात की गई थी, फोकस बढ़ाने की बात की गई थी, और बजट में हमने इस तरफ कई सारे कदम उठते हुए दिखे भी। डीके जोशी साहब, इसको किस तरह से देखते हैं? एग्रीकल्चर पर फोकस करना, कई सारे कमोडिटी में आत्मनिर्भर बनने के लिए खास स्कीम का ऐलान करना। नहीं, ये बिल्कुल आवश्यक है आई थिंक, क्योंकि एक तो जो क्लाइमेट का रिस्क है एग्रीकल्चर के लिए वो बढ़ रहा है, और उसमें तो क्लाइमेट का रिस्क इंडिया में तक ही सीमित नहीं है, वो सब जगह बढ़ रहा है। तो हमें एक तरह से जो रेजिलियंस है क्रॉप्स की, उनको मतलब ताकि वो हीट और टेम्परेचर वेरिएशन को टॉलरेट कर सकें, ये बहुत आवश्यक है, और इस पे काफ़ी उन्होंने जोर भी दिया है। नहीं तो देखिए, अभी हालत ये है कि इस समय जो महंगाई की दर चल रही है उसमें फूड का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, और वो काफ़ी परसिस्टेंट भी रही है, और उसी वजह से आरबीआई रेट नहीं काट पा रहा है। तो एक तरह से क्लाइमेट का इफेक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, एग्रीकल्चर का इफेक्ट फूड इन्फ्लेशन पे पड़ रहा है, और उसका असर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी पे पड़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए आपको आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र को ज़्यादा आप एक तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, खासकर पल्सेस और एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल में तो हमारा इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें हमने पिछले कुछ सालों में बहुत प्राइस वेरिएशन भी देखी है। तो ये हमें डोमेस्टिकली इनको जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, जो हम एक्सेस राइस, एक्सेस व्हीट जो है, उससे क्रॉप्स डाइवर्ट होके इनकी तरफ आए, तो एक तरह से वो उससे पानी की भी बचत होगी, और साथ साथ जो हमारे इन चीज़ों में जो कमी है वो भी पूरी होगी। तो ये एक तरह से बहुत आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में फोकस किया जाए। साथ साथ आई थिंक हमें जो शॉक्स हैं प्राइसेस को, उनको कम करने के लिए फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन्स, ये सब चीज़ों में तो ध्यान देना जरूरी है। तो 3 चीजें मैं कहूंगा, एक तो रेजिलियंस ऑफ क्रॉप्स, दूसरा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और तीसरा फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन के थ्रू जो वेस्टेज है उसको कम किया जाए, और ताकि हम प्राइसेस को स्मूदन कर सकें। बिल्कुल। एक और बड़ा ऐलान किया गया है बजट में, वह है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए खास मिशन लाया जाएगा, और कई सारे इंपोर्ट ड्यूटी को रैशनलाइज किया गया है। वो भी माना जा रहा है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। ये अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे आप सभी मेहमानों के साथ। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं एक खास आवाज अड्डा कार्यक्रम जो कि बजट के ऊपर है, और बजट आम लोगों को, मिडिल क्लास को राहत देने में कितना कामयाब हुआ, रोजगार के मौके बढ़ाने में कितना कामयाब हुआ, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शौर्य डोभाल साहब, बजट में एक सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है आम लोगों को सीधे पैसा देने के अलावा, कि रोजगार बढ़ाने के लिए मैं इसको एक बड़ा कारगर हथियार के तौर पर देख रहा हूं, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए खास मिशन लॉन्च किया जाएगा। ये इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए पहले से कई सारी स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इससे पहले कई बार इस तरह की स्कीम आ चुकी है, अब एक नया मिशन। देखिए, ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, जब 2014 में सरकार बीजेपी की सरकार आई, उस टाइम तक मैन्युफैक्चरिंग हमारी इकोनॉमी का जीडीपी का 15% था, और हमारा आइडियल नंबर होना चाहिए 25%। आपने देखा होगा पहले बजट में विजन स्टेटमेंट था कि हम अपने जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग को अपने जीडीपी का 15% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना चाहते हैं ना। ये बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, बिकॉज हमने इसको इतना नीचे तक स्लिप होने दिया ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स। लेकिन अगेन मैं इसको रियायत दिलाऊंगा कि पिछले 10 साल से इस पे कांस्टेंट एफर्ट चल रहा है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, या और ऐसी स्कीम्स हो कि जिसके थ्रू हम कॉन्स्टेंटली जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था का, पर्टिकुलरली इंडिया जैसी अर्थव्यवस्था का जहां पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी है, वो आवश्यक है कि हम उससे जॉब्स को और प्रोस्पेरिटी को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके। अब समस्या ये है कि जब ये इतने नीचे लेवल तक गिर जाता है, इसको फिर बढ़ाने के लिए बहुत सारा एफर्ट चाहिए होता है, जिसमें पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये भी है, जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि आपका प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन म्यूटेड हो जाता है। तो जो इस बार भी बजट है ये उसी डायरेक्शन में है। इस एरिया में सरकार बहुत स्ट्रगल कर रही है और इसको पुश भी करने की कोशिश कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोग्राम था वो भी इसी को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करने के लिए था कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करने में मोर कॉन्फिडेंट फील करेगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो ऐसे कई सारी चीजें की गई हैं इन द पास्ट। सो आई लुक एट दिस एज अ वेरी वेलकम इनिशिएटिव कि ये एक अच्छा स्टेप है कि हमने अपना फोकस नहीं खोया। 10-11 साल के बाद, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा प्रोग्रेस इसमें अभी भी स्लो है, हम कांस्टेंट और रिलेंटलेस फोकस रख रहे हैं और कांस्टेंटली हर बजट में कुछ ना कुछ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, फ्रॉम इंप्रूविंग जैसे रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर ईजिंग ऑफ डूइंग अ बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, यू जस्ट नेम इट। एक्चुअली मच ऑफ अवर पुश इज ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो अब देखते हैं इसमें इसकी कितनी सक्सेस आएगी। ऑब्वियसली वो तो अगले साल ही पता चलेगा, लेकिन वन थिंग इज अश्योर्ड कि गवर्नमेंट का डायरेक्शनल ट्रेंड ये है कि हमको किसी तरह भी देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एज क्लोज टू 25% ऑफ द जीडीपी लेके आना है इन द लॉन्ग रन। So I look at it as a very positive step, and इसमें सरकार को सुझाव भी लेने चाहिए from the private sector particularly, that what they can do to हेल्प की ये जो जर्नी है 15 से 25% की, ये ज्यादा एक्सेलरेटेड रूप से, ज्यादा तेजी से हम इसको अचीव कर सकें। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अनिल पद्मनाभन साहब, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए शुरू से मैं देख रहा हूं इस गवर्नमेंट के शुरू से उस पर फोकस रहा, अलग अलग स्कीम यहां पे आई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई, तो उस पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि जितना स्कीम के तहत आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव दे रहे हैं। तो इस तरह के सवालों के बीच में अब ये नया मिशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, आपको लगता है कि सरकार कोई ऑल्टरनेट रास्ता देखेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश करने के लिए, ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन में इंडिया की भागीदारी बढ़ाने के लिए? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये सारे कदम इसी इरादे से हैं, और जैसे अभी ईश्वर जी ने समझाया, ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है इसमें। जब तक, जैसे खिलौना का उदाहरण लीजिए, जो आज वित्त मंत्री ने बोला कि भारत को एक खिलौना का हब बनाना है। आज जो है हकीकत ये है कि ज़्यादातर खिलौने बाहर से आते हैं, चीन से आते हैं। क्यों आते हैं? ये इसमें कोई इतने स्किल नहीं है, ना टेक्नोलॉजी है, कुछ है, बट ये भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होते। अब इसको जब इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस बजट में
जो वित्त मंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कदम उठाए हैं, मतलब इशारा किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें संकोच ये है कि स्टेट लेवल में क्या होगा, बिकॉज आप जब कोई भी सिस्टम सेटअप करते हैं तो कंपनी सेटअप करते हैं, इसमें पहले रेगुलेटरी होता है, वो स्टेट लेवल पे होता है, उसके बाद आता है टैक्स। उसमें वित्त मंत्री कदम ने उठाए हैं और अभी इसका जैसे कहते हैं ना, स्टोरी अभी बाकी है। जीएसटी में बाकी इनको कदम उठाने पिक्चर अभी पड़ेंगे, बाकी है। जीएसटी का, हाँ, जीएसटी काउंसिल में। लेकिन स्टेट लेवल में रेगुलेटरी की जो समस्याएं हैं बहुत ही गंभीर हैं। आप किसी से भी बात कर लीजिए, जिस लेवल पे हरासमेंट होता है, जो टैक्स ओवररीच होता है, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से भयानक है। और जो वित्त मंत्री ने जो दो चीजें कही आज, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटिनाइज लेटर, मतलब वो जो हमारे इनकम टैक्स के अंदर रेलेवेंस में उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में कहा। दूसरा उन्होंने कहा सॉफ्ट टच इन रेगुलेशन। तो ये इशारा साफ है कि रेगुलेटर को, जो आपने भी बोला कि एफएसडीसी के नीचे भी और अलग से एक हाई लेवल कमेटी रखी गई है कि सारे जो रेगुलेशन है इनका रिव्यू होगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि निवेश में आप किसी से पूछ लिए, हिरनदानी जी हमारे साथ बैठे, इनसे पूछ लिए, निवेश में सबसे बड़ा इनकी समस्या है रेगुलेशन। ये इनसे, इसमें करप्शन भी होता है और निवेश भी नहीं होता है। कि कितने सारे उदाहरण हैं जो हमारे सामने हैं कि देश से बाहर गए हैं एक्सपोर्ट के लिए। गारमेंट एक्सपोर्टर जो है देश छोड़ के वियतनाम गया है, बांग्लादेश गया है। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी इसमें समस्या है। तो इस बजट में वित्त मंत्री ने इसका साफ इशारा किया है कि निवेश अगर चाहिए हमें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हकीकत होना चाहिए, मतलब बोलने के लिए काफी नहीं। हकीकत होना चला कि इसकी तरफ बजट में ऐलान भी किया गया है कि अब खास तौर से पावर सेक्टर का देखें कि पावर सेक्टर रिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में स्टेट करती है तो उनको बोरोइंग में जो रियायत मिलती थी उस रियायत को कंटिन्यू किया गया, उसको बढ़ा दिया गया। कुछ इस तरह के यूनिक तरीके निकाले जाते हैं। निवेश को लेकर के एक, चूंकि मेरी बात इकोनॉमिक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से भी हो रही थी कल, डीके जोशी साहब, वर्ल्ड ओवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने देखा अपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा भी कि वर्ल्ड जीडीपी का एफडीआई जो है वो लगातार कम होता जा रहा है, यानी बाहर जाकर लोग निवेश कर रहे हैं, उसकी तादाद कम होती जा रही है। वो तो जो चार्ट दिखाया वो तो 91 के लेवल तक पहुंच चुका है, 1991 के लेवल पे। दूसरी तरफ भारत सरकार ने आज भी बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ाने का फैसला लिया, एफडीआई के रूल को कुछ शर्तों को आसान करने का फैसला लिया। तो ऐसे में इन सारे कदमों से एफडीआई को बढ़ा पाना कितना मुमकिन दिख रहा है आपको? देखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसमें से कम उम्मीद तो बढ़ती है कि आएगा। तो आई थिंक इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। और जहां तक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो का सवाल है, अगर आप देखें कि देश इवन एडवांस कंट्रीज जो पहले प्रोपगेट करते थे ओपन पॉलिसीज, वो खुद अब अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ला रहे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट एजेंडा उनका हो गया है, टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक तरह से ग्लोबल एनवायरनमेंट इस तरह का हो रहा है जिसमें आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करके एक्सपोर्ट करने में बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो ये एक तरह से, और ये मार जो खास एशियन इकोनॉमीज में, जो चाइना हो गया, चाहे आप वियतनाम हो गया, चाहे आप जापान और कोरिया को ले लीजिए, वो जब ग्रो कर रहे थे उस समय दुनिया जो है वो ओपन हो रही थी, टैरिफ वॉल्स नीचे आ रही थी। अभी ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो इसमें मतलब एफडीआई हो चाहे ट्रेड हो, सब में आपको किसी ना किसी तरह का बैरियर आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, ट्रेड पार्टनरशिप्स आपको साथ में करनी पड़ेगी ताकि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है वो कम से कम उसको एक्सपोर्ट भी कर पाए, आपको कॉम्पिटिटिव भी होना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारी चीजों में एक तरह से टिक बॉक्स लग रहा है। आपने देखा होगा आज भी जो कस्टम्स ड्यूटी है वो स्ट्रेटेजिकली कम की गई है कुछ सेगमेंट्स में, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगी। और फाइनल प्रोडक्ट्स में थोड़ा वो बढ़ाई भी गई है ताकि वो जो कम्पीट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। तो ये बड़ा ही एक तरह से जो एनवायरनमेंट इवॉल्व हो रहा है, इसमें आपको केवल अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ही नहीं बढ़ावा देना है, आपको बहुत ही एक तरह से डेफ्ट फॉरेन पॉलिसी भी चाहिए जिसके तहत आप कंट्रीज के साथ नए रिलेशनशिप फोर्ज कर सके ताकि आप अपने उत्पाद को उनको एक्सपोर्ट कर सकें। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है।
बिल्कुल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, इस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के बीच बजट पेश किया गया, ये बजट जाते हुए एफआईआईज को वापस लाने में कितना कामयाब होगा? जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि एक फिस्कल डेफिसिट को उन्होंने गाइडेंस पाथ पे रखा है। 4.5 लास्ट बजट में रखा था अगले साल के लिए, अभी उसको 4.4 नीचे किया, यानी फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करें। ये रेटिंग एजेंसी और एफआईआई लॉन्ग टर्म एफआईआई के लिए बहुत अहम चीज है, उनको हेल्प करेगा। सेकंड, ये जो कंजम्पशन की ओर इन्होंने एक डाइवर्शन किया है, शायद कुछ एफआईआई इससे नाराज होंगे, क्योंकि उनको कैपेक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान अच्छा लगता है, तो शायद वो वेट करेंगे कि क्या ये असलियत में जीडीपी को हेल्प देती है और गवर्नमेंट वापस कैपेक्स के रास्ते में आने की फ्यूचर में दिखाती है। तो थोड़ा बहुत उधर वेट एंड वॉच होगा। तीसरी बात, मैं मानता हूं कि जो गवर्नमेंट की जो फोकस है स्किल पे, एक्सपोर्ट्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, ये सब अच्छी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में ये बजट में ऐसी कुछ, एक्सेप्ट फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को 2 लाख करोड़ इंक्रीज किया है, उसके अलावा कोई नेगेटिव नहीं है एफआईएस के लिए। तो एफआईएस का ना आना में और भी कारण है, जैसे अर्निंग सीजन की बात है, ट्रम्पोनॉमिक्स की बात है, ये सब तो अलग है। तो मेरे ख्याल में अगर आरबीआई पॉलिसी भी सपोर्टिव रहेगी तो एफआईएस जरूर, लॉन्ग टर्म एफआईएस वापस आ सकते हैं हमारी फिस्कल डिसिप्लिन के कारण। बिल्कुल आपने ये फिस्कल डिसिप्लिन की जो बात की, डीके जोशी साहब, इस पर आप लोगों का काफी ज्यादा जोर रहता है। फिस्कल मतलब इतने सारे पैसे लोगों को देने के बाद भी एफएम ने आश्वस्त किया कि फिस्कल डिसिप्लिन बना रहेगा, 4.4% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग फिस्कल डेफिसिट पे रखेंगे। ये कितना आप इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देख रहे हैं, क्योंकि हमें एक तरफ एफआई को भी लाना है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में एफडीआई को लाना है, इन्वेस्टर्स का भरोसा भी जीतना है। देखिए, फिस्कल डिसिप्लिन इसलिए जरूरी है, सरकार ने खुद ही अपने ऊपर इम्पोज किया था कि हम एक ग्लाइड पाथ पे रखेंगे, और उन्होंने बिल्कुल उसको मीट किया है। ये बीजेपी गवर्नमेंट फिस्कली कंजर्वेटिव रही है, वो उतना ही खर्च करना चाहते हैं जितनी उनके पास क्षमता है। तो उसके तहत ये फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन एक बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा डेट लेवल अभी भी बहुत ज्यादा है, जिस तरह की हमारी पर कैपिटा इनकम है उसके हिसाब से, तो इसलिए डेफिसिट को नीचे लाना आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि वो कितने क्रेडिबली उसको नीचे ला रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो एक तो ग्रोथ की अजम्पशन बिल्कुल रीजनेबल है, टैक्सेस की अजम्पशन भी काफी रीजनेबल है जी। इनकम टैक्स कलेक्शन में उन्होंने बढ़ोतरी भी दिखाई है ओवरऑल, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ लाभ एक सेक्शन को दिया है, पर ओवरऑल आई थिंक क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह के थ्रू अब आप लीकेज को इनकम टैक्स से चेक कर पा रहे हैं, तो इसलिए टैक्स रेवेन्यू। तो मोटे तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अजम्पशंस हैं जिसके तहत ये फिस्कल डेफिसिट टारगेट नीचे लाया गया, ये बहुत ही अचीवेबल है, और सरकार ने पिछले कई सालों में ये दिखाया है कि उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव ही किए हैं। बिल्कुल, अब शो का समय थोड़ा सा खत्म हो रहा है, तो एक एक सवाल आप सभी मेहमानों से पूछूंगा। शौर्य डोभाल साहब, बजट तो पेश हो गया, अब यहां से बड़ा नेक्स्ट डिसीजन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, आई थिंक जैसे इस बजट ने दिखाया, नेक्स्ट डिसीजन हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार कॉन्स्टेंटली प्राइवेट सेक्टर को इनिशिएटिव और अपॉर्चुनिटी देती रहे कि वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर सकें, और ये करते करते हम देश के अंदर डीप कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज बना सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, एआई में, टेक्नोलॉजी में, जिससे हमारा जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो लॉन्ग टर्म तक के लिए सस्टेनेबल है। और एज लॉन्ग एज सरकार के बजट्स हमको, हमारी अर्थव्यवस्था को उस डायरेक्शन में पुश करते हैं, आई थिंक हम इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी बहुत ही ब्राइट है। और अभी तक तो पिछले 10 साल में, जैसे मैंने कहा, सरकार एक बहुत ही डिटर्मिन्ड और कंसिस्टेंट तरीके से एक्ट कर रही है, जिसमें जैसे कभी किसी ने कहा फिस्कल प्रूडेंस से लेकर ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, नई इनिशिएटिव, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, इवन स्ट्रेटेजिकली और डॉक्ट्रिनली कि आप बजट को कैसे देखते हैं, अभी तक सरकार ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो आशा रखते हैं कि अब आने वाले समय में सरकार प्राइवेट सेक्टर को और क्लोजली अपने साथ अलाइन करेगी इन डिलीवरिंग नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल। अनिल पद्मनाभन साहब, यहां से अब अगला नया इवेंट या फिर बड़ा स्टेप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? लक्ष्मण जी, वित्त मंत्री ने कह दिया कि अगले हफ्ते वो नया डायरेक्ट टैक्स कोड पेश करेंगे। एक तो वो है, दूसरा मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने रेट्स पे जो कदम उठाए डायरेक्ट टैक्स लेवल पे, कि रेट कम किए और मतलब छूट भी दिया, ये जीएसटी में पूरे सारे वित्त मंत्री मिलकर
जो रेट रैशनलाइजेशन मतलब 1.5 साल से रोक के रखा है, इसको जल्दी रोल आउट करे, क्योंकि निवेश अगर करना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, और इसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा बाधा है, और टैक्स ओवररीच का जो इशारा है वित्त मंत्री का, वो होपफुली ग्राउंड लेवल तक जो इनके जो स्टाफर है वो भी समझ जाएंगे। बिल्कुल। सुनील सुब्रमण्यम साहब, समय कम है, छोटा सा जवाब कि अब बारी आरबीआई की है। बस आरबीआई से रेट कट का ऐलान होना चाहिए, क्योंकि तब लोगों का ईएमआई और भी घटेगा। तो मेन वही एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई भी सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट को। डीके जोशी साहब। हाँ जी, हमारा भी यही मानना है। इनको तो आरबीआई से उम्मीद बन गई सुनील जी को। नहीं, आरबीआई से उम्मीद तो वैसे भी बन रही थी। फूड इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, नॉन फूड वाकई बहुत ही काफी नीचे है, कोर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। तो अभी बजट भी नॉन इन्फ्लेशनरी है। अगर आप देखें ओवरऑल फिस्कल इम्पल्स कम है, तो अब ये मतलब इससे ज्यादा सूटेबल सिचुएशन रेट कट के लिए आप क्या बनाएंगे? कितना कट, कितना बेसिस पॉइंट? नहीं, वो तो धीरे धीरे शुरू होगा। आपके हिसाब? 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। आई थिंक स्टेप्स में शुरू होगा। अभी क्या किया है आरबीआई ने, बहुत लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है। तो अगर उसके साथ में रेट कट होता है तो उसका ट्रांसमिशन भी होगा, क्योंकि अगर लिक्विडिटी टाइट होगी तो बिल्कुल। चलिए, तो इसे बिल्कुल आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि वित्त मंत्री के बाद अब रिजर्व बैंक के गवर्नर अगला कदम उठाएंगे ताकि एक नए सिरे से इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। और आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।